हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम आप लोग का जो करवाएंगे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्ट VVI हम जो छाट कर चुन कर लाए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो उत्तर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। क्या किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने विशेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो इसमें जो तुर्की के सुल्तान थे जो अपने शेष प्रदेशों में जो अपनी सत्ता प्रयोग वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक इस संसार का खलीफा हुआ करता था। जो ओटोमन साम्राज्य का शासक था, जो तुर्की का सुल्तान इस्लामिक इस संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः क्या है? अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खलीफा आंदोलन की शुरुआत की। यही पूछो करेगा दोस्तों एग्ज़ाम में, आपको ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछेगा आपसे पूछेगा कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की ने कब की। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1920 में। कब किया था? 1920 में किया था। चलिए क्वेश्चन आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि आर्थिक क्या समझते हैं। तो आर्थिक महामंदी के प्रभाव से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसे न्यू डील कहा जाता है। पूछेगा न्यू डील किसे कहा जाता है? तो आर्थिक महामंदी के प्रभाव से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसे ही न्यू डील कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है कि इस नीति के अंतर्गत क्या कहता है? जन कल्याण की व्यापक योजनाएं बनाई गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि एवं उद्योग में क्या करना है? तो कृषि एवं उद्योगों में संतुलन स्थापित करना तथा मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना है। तो इस नीति के अंतर्गत आपको क्या करना है? तो इस उद्योग में संतुलन स्थापित करना तथा मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना था। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है। क्वेश्चन नंबर यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अगला कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था, मतलब रोक दिया था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि मैंने इसका कारण था क्योंकि मैंने असहयोग आंदोलन कब रोके थे? तो 1922 में रोक दिए थे। 1920 से 22 चला था, शुरू हुआ था आपका हुआ था 1920 में शुरू हुआ था और 22 तक चला था। तब फरवरी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि पहला आंदोलन हिंसक होने लगा था, मतलब उसमें मार काट लड़ाई झगड़ा होने लगा था। गोरखपुर के चौरी चौरा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बाजार में झड़प का रूप ले लिया, जिसमें 20 से भी अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। और दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण आपका था कि गांधी जी ने यह भी अनुभव किया कि सत्याग्रह को जन संघर्ष के लिए लागू करने से पूर्व विविधता प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। क्या है? तो गांधी जी ने यह भी अनुभव किया कि जो सत्याग्रह है उसको जन संघर्ष के लिए लागू करने से पूर्व विविध प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। चलिए अब तीसरा कारण आपका है कि कांग्रेस में कुछ नेता जनसंघर्ष से जुड़ चुके थे
और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। मैंने कांग्रेस जो कुछ नेता थे जो जनसंघर्ष से जुड़े हुए थे, वो प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन आपको चौथा है कि भारतीय द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को विरोध क्यों किया गया था। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको भारतीयों ने क्यों विरोध कर रहे थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर होगा कि 1857 के विद्रोह, सॉरी यहाँ पर लिखाना चाहिए 1857, ऐसे 1857 के विद्रोह के बाद देश भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों की आलोचना करना आरंभ कर दिया था। जो मैंने देसी भाषा में प्रकाशित जो समाचार पत्र हुआ था वो सरकारी नीतियों की आलोचना करना प्रारंभ किया। इसे रोकने तथा देसी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिटन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। क्या किया तो पूछेगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। आपको एग्जाम में पूछता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। और कब किया था, तो 1878 में। तो देखिए सब्जेक्टिव अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बनते चले जाएगा। इसमें क्या है कि जो लिटन थे, लिटन के ने इस कानून को तीव्र विरोध किया, मैंने तेजी से विरोध किया, जिससे राष्ट्रवादी भावना बदलती हो गई। तो इसमें यही कारण था कि भारतीय द्वारा वर्नाक्युलर को एक्ट में विरोध किया गया था। तो 1857 विद्रोह के बाद, फिर से सुन लीजिए, देश सुनाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र ने सरकारी नीतियों को आलोचना करना प्रारंभ किया। इसे रोकने तथा देसी पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या किया, पारित किया। लिटन के इस कानून को तीव्र विरोध हुआ, इससे राष्ट्रवादी भावना को बलवती हो गई। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसमें प्रसार में जो नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या किया गया था, नेपोलियन का योगदान क्या था बताते हैं हम आपको। नेपोलियन अभिजीत राज्यों में राष्ट्रवादी भावना का जागृत कर दी थी। जो नेपोलियन का जो जीता गया राज था, जो अभिजीत राज था, उस राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। फ्रांसीसी अधिपत्य वाले राज्यों में नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। जो मैंने फ्रांसीसी के अधिपत्य जो राज था उसमें नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, फ्रांसीसी शासन था और अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। उसके कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। जो उसके द्वारा जो कार्य अपनाए गए थे, उस कार्य के द्वारा जो जर्मनी और इटली के जो एकीकरण के जो मार्ग था उस क्या हो गया था, प्रशस्त हो गया था, मैंने हार गया था। साथ ही उसके युद्ध में क्या गया था, साथ ही उसके युद्ध और विजयों के अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिनसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो यही इसका कारण था। नेपोलियन क्या क्या योगदान बता दिए कि जर्मनी इटली में जो एकीकरण का जो मार्ग था वह परास्त हो गया था और फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध में आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यह भी आपका 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा। जो इसमें लोकतांत्रिक में इसको बंटवारा कैसे किया गया है, तो देखिए एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अगर एक जगह से अगर शासन चलावे या बहुत लंबा क्षेत्रफल लंबा हो तो उसमें सही तरह से शासन नहीं चल पाएगा। तो चलिए इसके साथ नहीं हो सकता और लोगों के जीवन को सुख में नहीं बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक जगह शासन चला तो शासन तो चला देगा कैसे करके, लेकिन उसके जीवन में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाएगा। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया गया है। हम बताएं आपको विकेंद्रीकरण का अर्थ ही होता है बंटवारा। तो सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, तो एक स्थान पर सत्ता को विकेंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता और लोगों को जीवन सुख में नहीं बन सकता। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आपके साथ है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास का आप नाम सुनकर समझ गए होंगे कि भावी पीढ़ी का विकास जो आने वाली पीढ़ी के लिए हो। तो सतत अथवा टिकाऊ, इसको क्या बोल सकते हैं, तो सतत अथवा टिकाऊ विकास वह है जिसमें हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता से कोई समझौता किए बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मैंने जो मान लिया कि आगे वाला पीढ़ी में जो आने वाला है उसको कोई मैंने उसको रखने के लिए मैंने आगे की पीढ़ी के लिए रख दिया जाता है। इसमें हम कुछ कोई समझौता नहीं करते हैं, वर्तमान अवस्था में पूरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है। तो आपको बता दें कि सबसे उत्तम कोयला आपका होता है वह होता है आपका एंथ्रासाइट। क्या होता है, और जिन्हें पूछेगा कि कोयले का सबसे प्रकार में सबसे उत्तम कोयला कौन होगा, क्या बोलते हैं उत्तम, तो आपको बोलिएगा क्या होगा, मैंने एंथ्रासाइट होगा। और सबसे घटिया कोयला आपका है, इसको क्या बोलते हैं घटिया कोयला, तो घटिया कोयला आपका हो जाएगा पीट। क्या है पीट। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयले का जो सबसे उत्तम प्रकार है वह आपका एंथ्रासाइट और घटिया आपका है पीट कोयला। लेकिन इसमें हमको सब्जेक्टिव में ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 नंबर पे पूछा जाता है क्या है, तो कोयले के प्रकार में हमको बताना है। तो कोयला आपको देखिए कोयले विभिन्न प्रकार के होते हैं, मुख्य से बोल सकते हैं कि 4 प्रकार के, 3 प्रकार होते हैं 4। पहला आपका है पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 9 है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। जो वियना कांग्रेस हुआ था उसकी 2 उपलब्धियां क्या थी। तब वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला क्या था कि वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की थी। पूछेगा कि यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा वियना कांग्रेस। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। मैंने यह सब जो काम किया गया था कि इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त करना, वियना कांग्रेस ने यूरोपीय से किसके द्वारा किया था, वियना कांग्रेस के द्वारा सब किया गया था। यह वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां थी। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, क्वेश्चन अगला है 10th। आधार की मैंने क्या देखिए यहाँ पर उदाहरण होगा, क्रांति किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को लिखें। यहाँ पर होगा यहाँ पर 1800 क्या हो जाएगा 30, 1800 औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होगा। क्या होगा देखिए यहाँ पर आपका होगा औद्योगिक क्रांति। क्या होगा औद्योगिक क्रांति। समझ लीजिए औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। मैंने आपको नीचे सब्जेक्टिव अगर पूछेगा आपको एग्जाम में तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है। चलिए नीचे क्या दिया गया, नीचे आपका है देखिए पहला प्रभाव क्या था, तो पहला प्रभाव आपका है क्या है, तो स्त्री एवं बाल श्रम की प्रथा। जो औद्योगिक क्रांति की जो प्रभाव होता है उसमें सबसे पहला प्रभाव माना जाता है स्त्री एवं बाल श्रम की प्रथा। तो इसमें देखिए तो स्त्रियों का समान बच्चों को भी कम मजदूरी पर कम खानों में लिप्त किया गया था। मैंने स्त्रियों के समाज इस तरह स्त्रियों से करवाया जाता था, उसी समय मैंने बच्चों को भी मजदूरी पर कारखानों में लुप्त किया गया। फिर अगला क्या है, अगला है कि उपनिवेशवाद का विकास। इसमें क्या हुआ था कि औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर उनका शोषण किया। इसमें क्या हुआ था कि जो औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को क्या दिया, तो बढ़ा पूछेगा कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा कौन दिया, तो औद्योगिकरण दिया। तो औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इसका हुआ तो इसे राष्ट्रों ने एशिया अफ्रीका उपनिवेश स्थापित कर उनका शोषण किया। तो आप लोग रहते हैं टॉप 10 क्वेश्चन इसमें है। अगर इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट